हेलो गाइस, मैं हूं भावना चौधरी। एजुकेशनल चैनल नर्सिंग पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो एमसीक्यू अपने रहेंगे वो हैंड वॉशिंग और स्टरलाइजेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग रहेंगे। तो सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज चाहे रिटन एग्जाम की बात करें अपन, चाहे अपन स्किल टेस्ट की बात करें या फिर क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस की बात करें, तीनों ही पर्पज से अपना जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक जो है बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। जो आंसर आप कमेंट करते हो उसके साथ में क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो। तो चलो अपन बिना देरी के अपनी क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, केयरफुली आप रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? ऑल ऑफ फोर स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी सर्जिकल सेप्सिस एक्सेप्ट। सर्जिकल सेप्सिस के रिगार्डिंग सारे जो कॉन्सेप्ट है वो करेक्ट है सिवाय एक के। ऑप्शन ए क्या है? स्टेराइल ऑब्जेक्ट होल्ड अबाउ द वेस्ट लेवल। बिल्कुल सही है। जब भी अपन सर्जिकल सेप्सिस मेंटेन करते हैं, स्टेराइल फील्ड जब मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है? जो भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो फील्ड अपन सेटअप करते हैं वो अबाउ द वेस्ट लेवल करेंगे। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दी सर्जिकल सेप्सिस। ऑप्शन बी को देखें तो क्या है? ऑप्शन बी, नेवर रीच द अक्रॉस स्टेराइल सरफेस। बिल्कुल सही है। स्टेराइल सरफेस है उसको अपने को अक्रॉस यानी क्रॉस नहीं करना है। जैसे कि आपका हैंड है वो सरफेस के ऊपर से आपको क्रॉस नहीं करना या फिर आर पार नहीं करना। इससे क्या होगा, आप उसको अनस्टेराइल कर सकते हो। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि नेवर रीच अक्रॉस दी स्टेराइल सरफेस। सरफेस है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है, उससे ऊपर से आपको पास नहीं करना है। कोई भी आइटम या इंस्ट्रूमेंट आप अगर स्टेराइल सरफेस के ऊपर से अगर आप पास कर देते हो तो उसके लिए क्या है, आपकी जो स्टेरिलिटी है वो एक सस्पेक्टेड बन जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्सेप्स सोक्ड इन डिसइंफेक्शन इज कंसिडर नॉट एज ए स्टेराइल। जो भी फोर्सेप है वो डिसइंफेक्टेंट में अपन रखते हैं उसको आपको अनस्टेराइल कंसिडर करना है। नॉट एज ए स्टेराइल मीन्स अनस्टेराइल कंसिडर करना है। बिल्कुल सही है। जो अपनी फोर्सेप होती है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जो भी स्टेराइल आर्टिकल है उनको क्या करते हैं, पास करते हैं, तो उस फोर्सेप को अनस्टेराइल कंसिडर करना है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अपने पास में है 1 सेंटीमीटर ऑफ आउटसाइड स्टेराइल सरफेस कंसिडर एज ए कंटामिनेटेड। जो आउटसाइड होती है, जो भी अपनी स्टेराइल सरफेस है उसके आउटर 1 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, अनस्टेराइल या कंटामिनेटेड कंसिडर करना है। तो अपन 1 सेंटीमीटर ना करके यहाँ पे कितनी को करते, 1 इंच जो होती है वो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, कंटामिनेटेड कंसिडर करते हैं। ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की अपन बात करें तो 2 एंड 5 सेंटीमीटर जो होता है, 2.5 सेंटीमीटर क्या होगा, अनस्टेराइल या कंटामिनेटेड कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो ये सारे क्या है, कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दी सर्जिकल सेप्सिस। इनकरेक्ट कौन सा होगा, D1, और वो ही अपने लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अपन बात करें तो क्या होता है प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, जो भी स्टेराइल सरफेस होती है उसके ऊपर अपने को कफ या स्नीज नहीं करना है, क्योंकि कफ और स्नीज करने की वजह से क्या हो, एनिस्टेरिलिटी और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के वहाँ पे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अपन प्रिंसिपल की बात करें तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या रहने वाला है कि आपको सस्पेक्टेड लग रहा है कि ये आर्टिकल स्टेराइल है या फिर अनस्टेराइल है। तो सस्पेक्टेड कंडीशन में आपको क्या करना है, उसको अनस्टेराइल ही कंसिडर करना है। ये नहीं कि आप उसको स्टेराइल कंसिडर कर लोगे। अगर आपको कोई भी सस्पेंशन है तो आपको उसको एज ए अनस्टेराइल वहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं सर्जिकल सेप्सिस मेंटेन करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं अपन अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स। हॉस्पिटल सेटिंग या क्लिनिकल प्रैक्टिस में इनमें से कौन सा जो वे है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है इन्फेक्शन कंट्रोल या प्रिवेंशन में? ऑप्शन ए है बाय स्क्रीन विजिटर, ऑप्शन बी टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्टेंशन, ऑप्शन सी इज बाय प्रॉपर हैंड वॉश, एंड ऑप्शन डी इज यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिटवीन द पेशेंट।
तो ये जो जितने भी अपने पास में ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे ही हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में अपने को मोस्ट इफेक्टिव पूछा, तो मोस्ट इफेक्टिव वे होता है वो होता है हैंड वॉश। प्रॉपर हैंड वॉशिंग करके अपन क्या कर सकते हैं, जो भी इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड होने के लिए। तो जो हैंड वॉशिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसइंफेक्शन ऑफ द आर्टिकल ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डिजीज के कोर्स के टाइम पे आप जो भी आर्टिकल्स है उनको डिसइंफेक्टेड कर रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए में अपने पास में है कनकरेंट, ऑप्शन बी इज रिकरेंट, ऑप्शन सी इज टर्मिनल एंड ऑप्शन डी इज द केमिकल स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे अपन करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन प्रेजेंट और कोर्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ए डिजीज अपन किसी भी आर्टिकल है उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कनकरेंट डिसइंफेक्शन। बिकॉज यहाँ पे डिजीज कंडीशन है वो प्रोलॉन्ग है, यहाँ पे स्टे कर रही है डिजीज कंडीशन और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिजीज अपन क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स को डीकंटामिनेटेड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कनकरेंट डिसइंफेक्शन। बात करें अपन रिकरेंट की, तो रिकरेंट में क्या होता है, इनिशियली क्या है, एट टाइम जब आप डिसइंफेक्टेंट कर रहे हो उस टाइम पे तो डिजीज कंडीशन है वो क्या है, एब्सेंट है, लेकिन वहाँ पे चांसेस हैं होने के। तो एज ए प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है, डिजीज कंडीशन होने से पहले आप उसके बचाव के लिए कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ में ले रहे। जैसे कि अपने को पता है कि जो बरसात के दिनों में है मॉस्किटो स्प्रेडिंग डिजीज़ ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, डीडीटी वगैरह है उसका स्प्रे करवाते हैं, तो वो क्या होता है, रिकरेंट डिसइंफेक्शन होता है, यानी कि डिजीज़ कंडीशन होने के वहाँ पे चांसेस है। एज ए प्रोफाइलेक्सिस अपन डिसइंफेक्टेंट वहाँ पे काम में ले रहे हैं और वो डिजीज़ है वो स्टे कर रही है पीरियोडिकली, एक पीरियड के बाद में वो रिपीट हो रही है, तो उस टाइम का जो डिसइंफेक्शन होता है वो होता है रिकरेंट। बात करें जब अपन टर्मिनल डिसइंफेक्शन की, तो टर्मिनल डिसइंफेक्शन उस कंडीशन में किया जाता है जब कोई भी स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन है वो टोटली एलिमिनेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में अपन जो आर्टिकल्स हैं उसको डीकंटामिनेटेड करते हैं, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। या फिर टर्मिनल डिसइंफेक्शन अपन उस कंडीशन में बोल सकते हैं अगर किसी डिजीज से किसी क्लाइंट की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद में अपन उसके वार्ड को अपन स्टेराइल करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं और जो भी आर्टिकल्स अपने काम में लिए थे ड्यूरिंग केयर उनको डिसइंफेक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप होते हैं, वो डिपेंड करता है डिजीज कंडीशन पे कि ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन कर रहे हो, आफ्टर डिजीज कंडीशन एलिमिनेशन कर रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप है डिसइंफेक्शन के। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं बेबन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग, इनमें से कौन सा एस्पेक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन ए अपने पास में टाइम है, ऑप्शन बी इज द फ्रिक्शन, ऑप्शन सी इज टाइप ऑफ सोप एंड ऑप्शन डी इज द सरफेस टेंशन। तो ये जितने भी अपने पास में ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन अपने को फिर से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फ्रिक्शन। तो आपको ध्यान में ये रखना, जब भी आप हैंड वॉश परफॉर्म करते हो तो हैंड वॉशिंग में फ्रिक्शन मोस्ट कॉमनली एस्पेक्ट होता है। चाहे आप 10 मिनट तक लगातार हैंड वॉश कर रहे हो लेकिन आपने दोनों हैंड के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई नहीं किया है, वहाँ पे रबिंग नहीं की है, तो कोई इफेक्टिवनेस वहाँ पे शो नहीं होगी, जो जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहीं पे अडे रहेंगे। तो फ्रिक्शन मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट होता है किसके लिए, हैंड वॉशिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन होता है। चाहे आप 10 मिनट तक हैंड वॉश करते रहो लेकिन जब तक आप फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करोगे तब तक जर्म को वहाँ से रिमूव नहीं करोगे। टाइप ऑफ सोप जो वो भी इफेक्ट करता है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन यहाँ पे रहता है। टाइप ऑफ सोप में चाहे आपने कोई भी हाई क्वालिटी का डिसइंफेक्टेंट सोप यूज़ में लिया है, लेकिन जब तक फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपकी इफेक्टिवनेस जो सोप या डिसइंफेक्टेंट है उसकी भी नहीं रहेगी। तो ध्यान में रखना है, फ्रिक्शन मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट होता है ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हैंड वॉशिंग से रिलेटेड है, क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के स्टेप है उनको अरेंज करना है और ऑप्शन में अपने को चूज करना है। जो अब नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनसे अपने को ऑप्शन चूज करना है। ऊपर अपने पास में स्टेप दे रखी है, तो ऑप्शन ए है वॉश हैंड पाम एंड फिंगर
ऑप्शन बी है वॉश बैक ऑफ द हैंड, ऑप्शन सी वॉश फिंगर विथ क्लंचेस, ऑप्शन डी है वॉश थंब एंड वॉश फिंगर टिप्स एंड ऑप्शन ई इज अ वॉश रिस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे डालना चाहिए था बट ये यहाँ पे डाल दिया है, कोई नहीं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, तो 5 स्टेप अपने को दे रखे हैं और उनको अरेंज करना है अपने को अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिकली। तो हैंड वॉशिंग की स्टेप की अपन बात करें तो टोटल जो WHO के अकॉर्डिंग 5 स्टेप यहाँ पे हैंड वॉशिंग के रहने वाले हैं। अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैंड वॉशिंग में क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले अपन जो हाथ है उनको वेट करेंगे, वाटर उनको पे अप्लाई करेंगे, वेट करने के लिए वाटर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अपन अप्रोप्रिएट जो सोप है और डिसइंफेक्टेंट है उसको अप्लाई करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है एडुकेंट अमाउंट में अपन क्या सोप और डिसइंफेक्टेंसन लेंगे फर्स्ट। उसके बाद में अपनी क्या है स्टेप स्टार्ट होती है, डिसइंफेक्शन या फिर सोप अपन अप्लाई करने के बाद में अपनी क्या है स्टेप स्टार्ट होती है। स्टेप फर्स्ट में अपन करते हैं दोनों पाम है उनको आपस में रब करते हैं। रबिंग ऑफ पाम जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, तो फर्स्ट A1 जो होगा वो अपनी फर्स्ट स्टेप रहेगी। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं बैक ऑफ द हैंड, जो राइट हैंड है उससे लेफ्ट हैंड का बैक ऑफ अपन क्लीन करेंगे एंड लेफ्ट से राइट वन का करेंगे। तो सेकंड स्टेप में अपने पास में बैक ऑफ द हैंड। नेक्स्ट अपने पास में स्टेप रहती है पाम विथ फिंगर इंटरकनेक्टेड, जो फिंगर्स हैं उनको पाम साइड में जो फिंगर है उनको इंटरकनेक्टेड करके अपन क्या करेंगे उनकी क्लीनिंग करेंगे। तो ये थर्ड वन स्टेप रहेगा, ये ऑप्शन थर्ड जो है सी जो है इसमें है। नेक्स्ट वन क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट है बैक ऑफ द फिंगर टू अपोजिंग पाम विद फिंगर इंटरकनेक्टेड। तो इन दोनों स्टेप को यहाँ पे थर्ड वन में दे दिया है। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा फोर्थ वन स्टेप अपना क्या रहेगा, रोटेटिंग रबिंग ऑफ द थंब, जो थंब है उनको रोटेटिंग मैनर में रब करते हुए लेफ्ट हैंड से राइट वन जो थंब है उसको रोटेट करेंगे और जो लेफ्ट वाला है उसको राइट से करेंगे और राइट वाला उसको लेफ्ट हैंड से करेंगे। रोटेटिंग मैनर में अपन थंब की क्लीनिंग करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 4 यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट स्टेप अपने पास में क्या रहेगी, जो फिंगर टिप है उनको क्लीन करेंगे। क्लीन करने की प्रोसेस कैसे रहेगी, जो राइट हैंड की फिंगर टिप है उनको लेफ्ट हैंड की जो पाम है उस पर रख के अपन क्या करेंगे क्लीन करेंगे। जो लेफ्ट हैंड की फिंगर टिप है उनको राइट हैंड पे अपन प्लेस करेंगे। तो ये क्या है फिंगर टिप को क्लीन करने की प्रोसेस है। जो वॉश थंब एंड फिंगर टिप है उसको एक ही स्टेप में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 या फिर डी में। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्या होता है, अपनी रिस्ट को रोटेटिंग मैनर में अपन क्लीन करते हैं वो स्टेप रहती है। तो टोटल WHO के अकॉर्डिंग 5 स्टेप है, लेकिन जो ICMR है अदर जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग अप टू 8 स्टेज भी उन्होंने बना रखी है। वहाँ पे क्या है डिस्क्रिमिनेट किया गया है कि थंब को अलग से दे रखा, फिंगर टिप को अलग से दे रखा, इस प्रकार से अलग अलग करके उन्होंने 8 स्टेप भी दे रखे हैं। बट WHO के अकॉर्डिंग 5 स्टेप ही रहते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक मैनर में ही लिखी हुई है सारी स्टेप। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा कि इनका इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा तो हैंड वॉशिंग इफेक्टिव वे में होगी और अकॉर्डिंग टू WHO ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। समझ आया। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉमनली यूज सॉल्यूशन इन माउथ केयर। माउथ केयर में इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द KMNO4, ऑप्शन बी इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। माउथ केयर में अपन ये जो सारे ही सॉल्यूशन जो है KMNO4 भी यूज़ करेंगे, H2O2 भी यूज़ करेंगे एंड सोडियम क्लोराइड भी यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केयर ऑफ द रबर आर्टिकल। रबर आर्टिकल की जो केयर है उस टाइम पे इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है अपने पास में रबर आर्टिकल डिस्ट्रॉय बाय द हीट। बिल्कुल, जो भी रबर आर्टिकल होते हैं उनको अपन कभी भी डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, क्योंकि हीट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या होंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव कर रहे हैं, डू नॉट फोल्ड देम। बिल्कुल
जो भी रबर आर्टिकल है जैसे कि मैकिंटोश है, उनको अपने को क्या है फोल्ड नहीं करना है, उनको क्या करते हैं अपन रोल करते हैं, नहीं कि उनको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने से क्या होगा, जहाँ से अपन ने फोल्ड किया है वहाँ से वो उसकी इंटीग्रिटी डैमेज हो जाएगी और वहाँ से टीयर होने के चांसेस रहेंगे, तो अपने उनको कभी भी फोल्ड नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट ही अपना करेक्ट है। नेक्स्ट है डू नॉट पिन ऑन द रबर आइटम। जो रबर आइटम होते हैं, रबर आर्टिकल होते हैं, उनको अपने को पिन नहीं करना, पिन करने से उनमें टोन हो जाएगा और उससे उसकी क्या है इंटीग्रिटी डैमेज हो जाएगी। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है दे आर स्टरलाइज बाय द ड्राई हीट मेथड। बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिकॉज दे आर स्टरलाइज बाय द मोइस्ट हीट अदरवाइज द केमिकल स्टरलाइजेशन। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने वाला रिगार्डिंग द रबर आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर इन द ऑटोक्लेव फॉर द स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव में कितना प्रेशर रखते हैं अपन स्टरलाइजेशन के लिए? ऑप्शन ए 10 LBS या फिर पाउंड, ऑप्शन बी 15 LB, ऑप्शन सी 20 LBS एंड ऑप्शन डी इज 25 LB। सो ड्यूरिंग ऑटोक्लेव क्या आता है, एक स्टरलाइजेशन के लिए स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, मोस्टली जो ब्लंट मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ब्लंट का मतलब क्या होता है, जिनमें शार्पनेस नहीं होती। जो ब्लंट मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रबर के आइटम्स होते हैं, जो ग्लास आर्टिकल्स होते हैं, जो लिनन वगैरह होता है, बैंडेज होता है, जैसे कॉटन पीस होता है, जो स्यूचर मटेरियल होता है, वो सारा किसके थ्रू अपन स्टरलाइज करते हैं? ऑटोक्लेव के थ्रू। क्या क्या करते हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, जो भी गोज पीस होता है, जो भी बैंडेज होते हैं, साथ में जो नॉन साफ या फिर अपन बोल सकते हैं ब्लंट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको किसके थ्रू करेंगे? ऑटोक्लेव के साथ स्टरलाइज करेंगे। जो रबर आर्टिकल है उनको अपन ऑटोक्लेविंग के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। जो भी स्यूचर मटेरियल होता है उनको अपन ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइजेशन करते हैं। ऑटोक्लेविंग जो होता है उनमें जो प्रेशर होता है वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस। इतना प्रेशर अपन यहाँ पे काम में लेते हैं और ये टाइप होता है वो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का एक टाइप होता है, जिसमें अपन स्टीम के थ्रू स्टरलाइजेशन करते हैं जितने भी जो आर्टिकल्स होते हैं। ऑटोक्लेव की अपन बात करें तो इसमें डबल चेम्बर होता है और चेम्बर में अपन क्या होते हैं, आर्टिकल्स हैं उनको प्लेस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, तो प्रेशर जो मेंटेन करते हैं वो करते हैं 15 पाउंड या 15 LBS। तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि ऑटोक्लेव का जो स्टरलाइजेशन के लिए प्रेशर है वो 15 LB होता है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनोकुलेटिंग लूप इज स्टरलाइज बाई। जो इनोकुलेटिंग लूप्स होते हैं उनको किन के थ्रू अपन स्टरलाइज करते हैं? ऑप्शन ए है हॉट एयर ओवन, ऑप्शन बी इज द ऑटोक्लेव, ऑप्शन सी इज द फ्लेमिंग एंड ऑप्शन डी इज बॉइलिंग। तो जो इनोकुलेटिंग लूप होती है उनको स्टरलाइजेशन किसके थ्रू किया जाता है? फ्लेमिंग के थ्रू। फ्लेमिंग क्या है? जो हीट है उन डायरेक्ट हीट है उसी का सब टाइप है एक फ्लेमिंग, जिससे अपन क्या करते हैं, जो लूप्स होते हैं वगैरह होती हैं उनको क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल दीज आर स्टरलाइज थ्रू द केमिकल स्टरलाइजेशन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए इज द एंडोस्कोप, ऑप्शन बी इज द सीजर, ऑप्शन सी इज द गोज एंड ऑप्शन डी इज केबल और वायर। क्या पूछा गया है, केमिकल स्टरलाइजेशन के थ्रू अपन इनमें से सारे जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर आर्टिकल हो उनको स्टरलाइज कर सकते हैं एक के सिवा। जो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है उसमें एक्सेप्ट वन को अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो अपन एंडोस्कोप जो होते हैं उनको स्टरलाइज कर सकते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट है सीजर्स, तो सीजर को भी अपन केमिकल स्टरलाइजेशन, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको सभी को अपन क्या करते हैं, जो भी केमिकल है उनके थ्रू डिसइंफेक्शन करते हैं। लेकिन जो गोज पीस है, बैंडेज है, लिनन्स है, इन सबको
ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज किया जाता है, नहीं कि केमिकल स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि जो गोज पीस है, बैंडेज है, लिनेंस है या फिर अब्जॉर्बेंट पैड है, इन सबको अपन किसके थ्रू करते हैं, ऑटोक्लेविंग के थ्रू स्टरलाइज करते हैं, नहीं कि केमिकल स्टरलाइजेशन के थ्रू। तो ये ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है केबल एंड वायर को भी अपन केमिकली सॉल्यूशन के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर हैंडलिंग स्पिल। स्पिल मैनेजमेंट में अपन देखते हैं कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट अपन यूज में लेते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। या फिर HIV के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये पूछ सकता है कि HIV से कंटामिनेटेड कोई पर्सन है और उसका ब्लड है वो स्पेल हो गया है, उस कंडीशन में आप क्या मैनेज करोगे और कौन सा आप सॉल्यूशन यहाँ पे यूज में लोगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन में अपने पास में दे रखा 1% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी इज द ब्लीच सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज द 10% सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी इज द बोरिक सॉल्यूशन। तो हमेशा अपन ध्यान में रखते हैं कि स्पिल का जब मैनेजमेंट करते हैं तो 1% सोडियम क्लोराइड की कंसिस्टेंसी अपन काम में लेके उसको डिसइंफेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। स्पिल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अपन बात करें तो स्पिल मैनेजमेंट करने के लिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें अलग से एक टीम होती है, जहाँ पे भी स्पिलेज होता है, चाहे ब्लड का हो चाहे अदर बॉडी फ्लूइड का हो, जो टीम होती है वो वहाँ पे वर्क करती है। टीम प्रॉपर PPE किट पहन के जहाँ पे स्पिलेज हुआ है उस एरिया को क्या करते हैं, एज ए डेंजरियस कोज करके वहाँ पे टैग लगाती है सबसे पहले आके, और उसके बाद में उस पर एब्जॉर्बेंट पैड डालती है, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्बेंट पैड डालने से जो भी स्पिल हुआ है वो सारा क्या होगा उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। और सॉल्यूशन जो काम में लेती है वहाँ पे क्या काम में लेती है, सोडियम क्लोराइड, और कंसिस्टेंसी कितनी रखती है, 1% सोडियम क्लोराइड। कई बार ऑप्शन में 0.5% सोडियम क्लोराइड भी दिया हुआ होता है, लेकिन हम जो भी मैनेजमेंट है स्पिल मैनेजमेंट के लिए हमेशा 1% सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। कुछ एक जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी पॉलिसी अलग होती है, तो वहाँ पे अपने को 0.5% पे मिल सकता है, बट इफेक्टिव अपन बात करें तो इफेक्टिवनेस कितनी रहेगी, 1% सोडियम क्लोराइड अपन कंसिस्टेंट में लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन यूज इन द सक्शन बोतल बिफोर द सक्शनिंग। जो सक्शन बोतल है उसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज में लेते हैं, किसके लिए, एज स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग सक्शनिंग। ऑप्शन ए इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी इज द साल्मोन, ऑप्शन सी इज द क्लोरीन एंड ऑप्शन डी इज द सिडेक्स। तो हमेशा जब भी अपन सक्शनिंग परफॉर्म करते हैं तो अपन सोडियम हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है वो यूज में लेते हैं एज स्टेरिलिटी वहाँ पे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सिडेक्स आल्सो नोन एज। सिडेक्स क्या है, एक केमिकल है जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका यहाँ पे अपने को पूछा गया है कि दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम होता है इसका ग्लूटाल्डिहाइड। और सिडेक्स की अपन बात करें तो सिडेक्स सॉल्यूशन अप टू 14 डेज अपन यूज में ले सकते हैं। एक बार अपने प्रिपेयर कर लिया तो 14 डेज तक अपन हॉस्पिटल सेटिंग में इसको यूज में लेते हैं। और ये पिछली बार दिल्ली एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिडेक्स सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन उसको अपन कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो अपन प्रिपेयर करने के 14 डेज तक अपन उसको यूज़ में ले सकते हैं। इसको यूज़ लेने के लिए इसके ऊपर क्या होता है, लेबलिंग होती है और स्पेशलाइज, जैसे कि वैक्सीन वायल में स्पेशल चेम्बर लगा होता है जिससे क्या होता है VEM मेंटेन होता है। वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग अपन करते हैं तो जो उसका कलर चेंज होता है, उसी प्रकार जो सिडेक्स सॉल्यूशन होता है उस पर भी स्पेशलाइज जो पेपर लगा होता है उसमें कलर चेंजिंग होता है, कलर चेंज डिटरमाइन किया जाता है। वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से कलर चेंज होता है। अभी के लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि सिडेक्स सॉल्यूशन अपन 14 डेज पे चेंज करते हैं, 14 डेज पे चेंज करते हैं सिडेक्स सॉल्यूशन को, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इसको मॉनिटर किसके थ्रू करते हैं, इस पर स्ट्रिप लगी होती है स्पेशलाइज, और स्ट्रिप के कलर के अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये यूजेबल है या फिर डिस्कार्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड रहता है। ऑप्शन ए इज द 160, ऑप्शन बी इज द 140, ऑप्शन सी इज द 180 एंड ऑप्शन डी इज द 120।
तो हॉट एयर ओवन जो होते हैं उनमें टेम्परेचर रहता है वो रहता है 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है हॉट एयर ओवन। और स्पेशली जो ग्लास आइटम होते हैं वो सारे हॉट एयर ओवन में ही स्टेरलाइज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर द स्टेरलाइजेशन इज, स्टेरलाइजेशन के लिए मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए इज ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी इज द हॉट एयर ओवन, ऑप्शन सी इज द बॉइलिंग और ऑप्शन डी इज द सनलाइट। तो मोस्ट रिलायबल मेथड जो होता है वो रहता है ऑटोक्लेव, बिकॉज ऑटोक्लेव के थ्रू जो भी अपन आर्टिकल स्टेराइल करते हैं उसको अपन अप टू 5 to 6 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, एज स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है उनकी 5 to 6 डेज तक। नेक्स्ट क्या है, इसमें मोस्ट ऑफ आर्टिकल अपन स्टेरलाइज कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ जो स्पोर एंड जर्म होते हैं वो टोटली क्या है डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, इसीलिए इसको मोस्ट रिलायबल मेथड बोला है स्टेरलाइजेशन के लिए। कौन सा होगा? ऑटोक्लेविंग। ओके, तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।